गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक अपन ने कितने चैप्टर कवर कर लिए? एक था अपना चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन वाला, सेकंड वाला चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई और थर्ड वाला चैप्टर प्रोडक्शन वाला। यहाँ पे अभी अपन फोर्थ चैप्टर चालू करने वाले हैं जो है कॉस्ट वाला चैप्टर। प्रोडक्शन में मैंने बोला था कि प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों मिला के आपको 8 to 15 मार्क्स के लिए 13 to 15 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। 13 to 15 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। तो ये दोनों चैप्टर कितने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रोडक्शन में अपन ने मैंने बोला था कि दो लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल वाला। तो अपन कहाँ पे थे? यस, मैंने क्या बोला कि अपन ने प्रोडक्शन में दो वाले लॉस पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। वही लॉ के रिलेशन में अपने कॉस्ट के भी आएंगे, तो वो लॉ अपना अच्छे से होना चाहिए। ये वाले जब अपन कॉस्ट में जब अपन पढ़ेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, तो शॉर्ट रन में अपन वापस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बार तो वापस करने ही वाले, तो उसका एक बार रिविजन तो होने ही वाला है। ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव गॉट अ स्मॉल नोटिस फॉर इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर यू कि आपको ये जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल की, और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे जाके आपको ये जो कोर्स है, ये जो सीरीज़ अपन ने चलाई है, इसके रिलेशन में जो कुछ भी नोटिफिकेशंस है, जो भी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, और उसके साथ ही दूसरे कोर्सेज के भी आपको लेक्चर्स मतलब वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और यहाँ पे अपन ने हर एक चैप्टर के रिलेशन में जो कुछ भी MCQs किए हैं, ये MCQs भी आपको वहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फटाफट जाओ और ये लिंक को सब्सक्राइब करो और वहाँ पे आपको आपके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन चालू करते हैं वाला चैप्टर के साथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईजी टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक, मतलब कुछ है ही नहीं है चैप्टर में बोलूँ तो। ये अपन ने अकाउंट्स में पढ़ लिया, अलग अलग कॉस्ट होते हैं, बस इसमें थोड़े बहुत कॉस्ट और ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट मतलब क्या? खर्चा। कॉस्ट मतलब बोले तो अपने को क्या होता है? खर्चा। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे कि बाबा कॉस्ट तो खर्चा पता है, बट ये खर्चे के भी कुछ प्रकार होते हैं। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट ये तो अपन ने हर जगह पे पढ़ा है। अभी अपन ने 11th कर चुके, 12th कर चुके, 12th प्लस ये अपना CA में फाउंडेशन का भी अकाउंट्स कर चुके, तो अपने को ये तो पता है अकाउंट्स में कौन से कॉस्ट आते हैं। अकाउंट्स में कौन से कॉस्ट होते हैं, जैसे कि अपना देखो अकाउंट्स में कौन से कॉस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको भी आने चाहिए वेजेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब इसमें ऐड कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, कैरियज, इनवर्ड आउटवर्ड, बहुत सारी चीज़ें जो अपन ने, मतलब इसका मतलब ये होता है अकाउंटिंग कॉस्ट वो होता है जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया। यस, तो अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, और वो कॉस्ट जो एक्चुअली मैंने इंकर किया है, जिसके अगेंस्ट मैंने क्या किया है? पेमेंट किया है, जिसके अगेंस्ट क्या हुआ है? एक्चुअल पेमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, क्योंकि इसके बाद अपन थोड़े बहुत ऐसे कॉस्ट पढ़ेंगे जो अपन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते, बट वो कॉस्ट है, ठीक है। यस, तो अकाउंटिंग कॉस्ट ये समझा। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखती हूँ और जिसके अगेंस्ट मैंने क्या किया है? पेमेंट किया है। यस, उसके बाद अपन आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट 3 प्रकार का है। पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अभी अपन ने पढ़ा अकाउंटिंग वाला कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब कौन सा वाला कॉस्ट? अकाउंटिंग वाला कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यस, दूसरा अपन पढ़ेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ना ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद उसको बोला जाता है इम्प्यूटेड कॉस्ट, और कुछ नाम है क्या? यस, नोशनल कॉस्ट। यस, तो ये होता क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? नोशनल कॉस्ट है। ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है,
ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ दी कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अपना एक यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उसका एक ऑफिस है, ठीक है। वो ऑफिस जहाँ पे वो बिजनेस चलाता है, वो जो ऑफिस है, ये किसका ऑफिस है? वो उसका ही खुद का अपार्टमेंट है, उसका खुद का प्रॉपर्टी है। तो जब वो सोल प्रोप्राइटर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता है उसका खुद का प्रॉपर्टी एज अ रेंट, क्या उसको रेंट मिल रहा है? नहीं मिलता। बिजनेसमैन को रेंट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो ये क्या बन गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसका खुद का प्रॉपर्टी वहाँ पे है, क्या अपन उसको कोई किसी प्रकार का रेंट पे कर रहे हैं? नहीं। तो इसलिए उसको बोला जाए इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये अपन इम्प्यूट कर रहे हैं, बट अगर मैंने वो किसी और से रेंट पे लिया रहता था वो जगह, तो मुझे तो पे करना पड़ता था। इसलिए अपन क्या, मैंने इसको कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन ने ऐसे कभी नोशनल कॉस्ट करके कभी लिखा है क्या? नहीं, नोशनल कॉस्ट करके कभी नहीं लिखा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही कॉस्ट होता है जो एक्चुअली अपन इनकर करते हैं, जो अपन पे करते हैं। तो नोशनल कॉस्ट से मुझे ये समझा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअली अपन पे करते हैं क्या? पे करते हैं क्या अपन इसको? नहीं। क्या आउटफ्लो ऑफ कैश होता है क्या? नहीं। आउटफ्लो ऑफ कैश होता है क्या? नहीं। इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसका और एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है डेविड, ठीक है। डेविड क्या है? ही हैज स्टडीड टिल 12th स्टैंडर्ड, और अभी 12th स्टैंडर्ड होने के बाद उसने क्या कर दिया, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो उसने क्या कर दिया, उसने जॉब चालू कर दी। एक जगह पे वो रिसेप्शनिस्ट था, वहाँ पे एक जगह पे डेविड क्या था, रिसेप्शनिस्ट था। रिसेप्शनिस्ट का काम करके उसको 10,000 रुपये पर मंथ मिलने की। वो 12th पास था, उसने 12th किया, बट आगे के स्टडीज़ उसको कवर नहीं कर पाए। आगे के स्टडीज़ के लिए उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने क्या कर दिया, जॉब को परस्यू कर लिया। उसको 10,000 पर मंथ मिले। 10,000 पर मंथ मिले। अभी इसके पास, उसको लगा कि यार मैंने इतना कमा लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं जाके बीकॉम जैसे डिग्री तो कर लूँ। बीकॉम जैसी डिग्री कर लूँगी तो थोड़ा सा एटलीस्ट मेरा ये 10,000 से पगार थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, या फिर मुझे कहीं और पे तो नौकरी मिल जाएगी बीकॉम जैसे काम करने की वजह से। इसलिए उसने क्या किया, अभी जॉब छोड़ के ही परस्यूड बीकॉम, ठीक है। बट अभी बीकॉम कर रहा है, तो बीकॉम करने की वजह से उसको उसका जॉब छोड़ना पड़ा। ये जॉब छोड़ना पड़ा तो उसको उसके 10,000 रुपये पर मंथ भी छोड़ने पड़े। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ, ये है 10,000 रुपये पर मंथ, ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। ये क्या बन गया, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अपने को क्या समझता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अपने को समझता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है अपने लिए, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अपने को अलग अलग ऑप्शन समझ में आते हैं। इसी तरह का ये तो छोटे लेवल पे हुआ, फिर बड़े बड़े इकोनॉमिक के टर्म्स में भी आपको जब अपन आगे जाएंगे, जब आप फर्दर जब सीए में बनोगे, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब तक स्विच कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रही हूँ तो मेरे को कितना वहाँ से बेनिफिट मिलने वाला। आप सोचोगे वो भाई पहले वाले मुझे जॉब करने से समझो आपको 10 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रही थी, और आपको प्रैक्टिस करने से आपका रेवेन्यू समझो 20 लाख रुपीज़ हो रहा था, रेवेन्यू 20 लाख का हो रहा था। वहाँ पे आपको हर एक बंदे का सैलरी खर्चा वगैरह सारा मिला के आपको कुछ 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ, एंड देन यू रिसीव्ड 8 लाख रुपीज़। तो जॉब करने से तो आपको 10 लाख रुपीज़ मिलने वाले थे, और आपको प्रैक्टिस से 8 लाख ही रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, जॉब इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। तो ये आपको इन फ्यूचर भी यूज़ होने वाला, इकोनॉमिक्स में उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। फिर अपन ने दो कॉस्ट पढ़े, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट के 3 टाइप है, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तीसरा अपन पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। वाई प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट, अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो आप क्यों वो बिजनेस कैरी ऑन करोगे। कैरी ऑन करने का आपको कुछ मोटिवेशन मिलने वाला क्या नहीं, मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो आप क्यों ये बिजनेस को कैरी आउट करोगे। आप खर्चा करते हो 100 रुपये का, ठीक है, उतने का ही सेल करते हो, तो उसका फ़ायदा क्या, फ़ायदा तो नहीं है। आपको बिजनेस चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल की भी तो ज़रूरत पड़ती है,
आपको प्लस आपको कुछ मोटिवेशन की भी तो ज़रूरत है, बराबर कि नहीं? यस। तो ये आप हर एक मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी ले लिया, जो अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसको कवर कर लिया। फिर मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट जो मैंने कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा नहीं, कभी मैंने इंकर किया नहीं, बट वो भी कंसिडर किया, और मैंने प्रॉफिट को भी कंसिडर किया। कब? इकोनॉमिक कॉस्ट में। तो ये चीज़ें हो गई अपनी। अभी अपन नेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल था, अपन एग्जाम्पल के साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। मतलब इसके लिए अपने को रट्टा करने की ऐसी कोई ज़रूरत है क्या? फिर अपन आते हैं प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ये जो प्राइवेट कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट, ये आपको इनडेप्थ है क्या? नहीं, ये आपको ये दोनों कॉस्ट इनडेप्थ नहीं है, बट समझना चाहिए कि प्राइवेट कॉस्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये दिख के आ रहा है, ओके, एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये बिल्डिंग नहीं, एक फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ से वो कुछ धुआं छोड़ती है, ठीक है, और यहाँ से वो कुछ एमिट कर रही है। यहाँ पे एक रिवर है, समझो, ये रिवर में वो यहाँ से वो उसके केमिकल्स एमिट करती है एक रिवर में, ठीक है, एक रिवर जाती है, उस रिवर में वो केमिकल्स एमिट कर रही है, ठीक है, ये केमिकल्स एमिट कर रही है, यस। रिवर्स में केमिकल एमिट करने की वजह से यहाँ पे लोग रहते हैं, रिवर साइड लोग रहते हैं, यस। इसके ये केमिकल्स की वजह से ये रिवर का वाटर क्या हो गया? पोल्यूटेड हो गया। पोल्यूट हो गया मतलब ये खराब हो गया, ये वाटर, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई, जिसके वजह से ये लोगों को कुछ डिजीजेस होने लग गए, ठीक है, अलग अलग डिजीजेस, फीवर आने लगा, कोलेरा वगैरह, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसको होने लगी, ये लोगों को होने लगी, मतलब ये बीमार होने लगे। तो इससे क्या हुआ? और फिर दूसरी चीज़, ये जो उन लोगों ने जो एयर एमिट किया, ये भी तो एटमॉस्फेयर के लिए गंदा था। अब जब एयर इनहेल करोगे तो आपको वो दूसरे डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, यस, ठीक है। फिर ये फैक्ट्री वाले ने उसको जो गुड़ बनाया, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ भी बनाया होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड़ बनाया, यस। इसकी जब उसने प्राइस डिसाइड की तो वो प्राइस कौन से बेसिस के ऊपर उसने डिसाइड की होगी? प्राइस बोला होगा कि मुझे लेबर लगा होगा, हाँ, कैपिटल लगा होगा, हाँ, मुझे कुछ रेंट के मतलब आपको कुछ लैंड भी लगा होगा, यस, मुझे मटेरियल भी लगा होगा, यस। तो उसने वो सारी चीज़ें खरीद, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर उसने क्या कर दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर उसने प्राइस डिसाइड कर दी। बट उसके प्रोडक्शन की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है ये लोगों के ऊपर, जिसको अपन बोला जाता है एक्सटर्नैलिटीज़। उसके प्रोडक्शन की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है ये लोगों के ऊपर, जिसको बोला जाता है एक्सटर्नैलिटीज़। वो एक्सटर्नैलिटीज़ उसने कंसिडर की क्या? नहीं। तो प्राइवेट कॉस्ट में अपन कौन सा कॉस्ट लेते हैं? प्राइवेट कॉस्ट में वही कॉस्ट लेते हैं जो उसने इंकर किया। कौन सा? मैन, मटेरियल, कैपिटल, लेबर, ये सारी चीज़ें जो है वो उसने ली, बट उसने ये एक्सटर्नैलिटीज़ को कंसिडर किया क्या? नहीं। तो ये जो एक्सटर्नैलिटी, तो प्राइवेट कॉस्ट में अपन ने को समझा कौन सा कॉस्ट आएगा? प्राइवेट कॉस्ट में वो कॉस्ट जो अपन इंकर कर रहे हैं, मतलब जो कॉस्ट जो फैक्ट्री वाले ने इंकर किया वो पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए। सोशल कॉस्ट क्या रहता है फिर? सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट कॉस्ट प्लस, अगर मैं ये एक्सटर्नैलिटीज़ को कर दूँ तो उसको बोला जाएगा सोशल कॉस्ट। इस वजह से सोशल कॉस्ट में अपन CSR जैसे एक्टिविटीज़ करेंगे। इस वजह से लॉ ने बहुत सारे रेगुलेशंस डाल दिए, जब आप एमिट करते हो कोई चीज़ें तो आपको वो पर्टिकुलर लेवल तक ही होना चाहिए आपका एमिशन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यस। तो ये सोशल कॉस्ट बन गया, दैट विच इज़ प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नैलिटी। सोशल कॉस्ट को अगर अपन ध्यान से दें तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो बस ये CSR को याद रखे तो भी चलेगा, बट प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट में डिफरेंस क्या वो अपने को जानना था। ये भी कॉस्ट अपन कर चुके। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट के ऊपर, विच इज़, ठीक है, विच इज़ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझो फॉर एग्जांपल अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अपन अलग अलग बैग्स बनाते हैं, ठीक है, बैग्स बनाते हैं अपन, लगेज बनाते हैं अपन, लगेज बैग्स मतलब सूटकेसेस बनाते हैं अपन, बैकपैक्स बनाते हैं अपन, क्लचेस बनाते हैं, बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ बैग्स बनाते हैं। तो ये बैग्स बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल लगता है, लेदर लगता है, क्लॉथ लगता है, नीडल्स लगते हैं। अपन ये एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई में भी लिया था, आई गेस, ठीक है। तो नीडल्स लगते हैं,
ठीक है, मुझे वो पैक करने के लिए कुछ बॉक्सेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारा खर्चा अपने को लगता है। क्या मैं पर्टिकुलरली बोल सकती हूँ कि लगेज बैग्स के लिए मुझे कितना मटेरियल लगा? हाँ, मैं बता सकती हूँ कि लगेज बैग्स के लिए मुझे कितना मटेरियल लगा। मैं बोल सकती हूँ क्या मैं बैकपैक्स मैंने बनाए, ठीक है, क्लचेस मैंने बनाए, उनको कितना मटेरियल लगा? हाँ, मैं बता सकती। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस आई कैन टेल कि कितना मुझे खर्चा हुआ इन पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल पे, कितना खर्चा हुआ। तो ये जो कॉस्ट डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है ना, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 100 बैकपैक्स बनाने हैं, बैकपैक्स बीपी है, 100 बैकपैक्स बनाने हैं, तो मुझे पता है 100 बैकपैक्स के लिए कितना मटेरियल लगेगा। तो ये जो कॉस्ट जो डायरेक्टली इन रिलेशन विद प्रोडक्शन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट। और ये डायरेक्ट कॉस्ट कैसा होता है? ट्रेसेबल। डायरेक्ट कॉस्ट कैसा होता है? ट्रेसेबल। येस, यू कैन सी इट, यू कैन रिकग्नाइज इट दिस कॉस्ट। बट दूसरा कॉस्ट, अपने को और भी तो खर्चे लगते हैं बैग को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। एक ही फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री में चल रहे सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी, मुझे रेंट भी देना पड़ेगा फैक्ट्री का। तो ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट को बोला जाएगा ये मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट डायरेक्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। ये तो अपने को समझ में आता है, इट इज़ नॉट डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। और ये कॉस्ट क्या मैं बोल सकती हूँ पर्टिकुलरली बैकपैक्स के लिए मुझे इतना इलेक्ट्रिसिटी लगी, ये पर्टिकुलर एरिया में मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, वो पर्टिकुलर एरिया में मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी? नहीं, वो बाइफर्केशन जो है इट इज़ नॉट ईजी, वो डिफिकल्ट होता है। येस, उसकी भी अपन कंप्यूटेशंस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे अपन, तो उसको बोला जाएगा नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। मेरी भी हैंडराइटिंग पिछले वाले लेक्चर से थोड़ी सी तो अच्छी हुई है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने अलग अलग प्रकार के कॉस्ट पढ़े। एक था अकाउंटिंग कॉस्ट, जो अपन एक्चुअली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट में 3 प्रकार के कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट बोला जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट जो एक्चुअली कॉस्ट मैंने कभी इंकर किया ही नहीं। फिर उसको और एक चीज़ और एक इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है जो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यार वो तो होना है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मुझे मिलना ही चाहिए, उसके बिना तो मेरा मतलब चलेगा क्या? कुछ नहीं, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा ये बिजनेस में रहने के लिए। यस, थोड़ा लेट चल रही है। उसके बाद अपन ने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मतलब वही चीज़ मैंने एक एग्जांपल के साथ लिया। डेविड था, उसने जॉब छोड़ के बीकॉम करने चालू हो गया, तो ये 10,000 रुपये उसके छूट गए, ठीक है। अभी अपन आगे आए, ठीक है। बीकॉम बोलो यार, बीकॉम के साथ आप ये जॉब भी कर सकते, ले लो इसकी इधर इंजीनियरिंग, या फिर वो CA में कर रहा है, तो इसको तो ये छोड़ना ही पड़ा ना। बीकॉम के साथ हाँ कर सकते, तो फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग को कर लिया है, फिर CA में कर लिया। प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, ये भी अपन ने समझ लिया। प्राइवेट कॉस्ट जो मेरे प्राइजेस में इंक्लूड होता है, यस। सोशल कॉस्ट जो मेरे प्राइजेस में इंक्लूड नहीं होता, जब अपन एक्सटर्नैलिटीज़ जो है उनको कंसिडर करते हैं तब सोशल कॉस्ट आता है। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। फिर अपन आ रहे अपने कॉस्ट फंक्शन के ऊपर। कॉस्ट फंक्शन अपन ने इसके पहले पिछले वाले चैप्टर में एक कॉस्ट पढ़ा था जिसका नाम था प्रोडक्शन कॉस्ट। सॉरी, कॉस्ट नहीं पढ़ा था, अपन ने एक थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। उसमें अपन ने एक फंक्शन पढ़ा था, उसका फंक्शन क्या था? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। इसका मतलब आप जितना इनपुट डालोगे उसके बेसिस के ऊपर आपका आउटपुट निकलेगा। इनपुट क्या डालने के आप डालने के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या थे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, और यहाँ पे अपन ने 2 लॉज भी पढ़े थे। इसको बोला, देखो ये जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, उसको बोला जाता था प्रोडक्शन फंक्शन। और उसके साथ ही अपन ने उसके 2 लॉज भी तो पढ़े थे, एक था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का था, शॉर्ट रन का था। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये मैं लिख दिया, ठीक है।
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये मेरा लॉन्ग रन का लॉ था, ये मेरा लॉन्ग रन का लॉ था। यस, अपन ने पढ़ा यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगता है किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए। ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के रिलेशन में अपन उनको क्या पे करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉस्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं बोल सकती हूँ आउटपुट को बनाने के लिए कुछ इनपुट, मतलब एक मिनट, लेट्स मेक इट मोर सिंप्लीफाइड। इसका मतलब मैं ये बोल सकती, मैंने क्या बोला, इनपुट आपका आउटपुट बनाने के लिए कुछ इनपुट लगता है। ये इनपुट का कॉस्ट जो है वो आपका आउटपुट के कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा। यस, तो मैं बोल सकती थी कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाट, इनपुट। कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ये मेरा बन गया काय का कॉस्ट फंक्शन। जो कॉस्ट है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉस्ट डिपेंड करेगा आपके प्राइसेस के ऊपर, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स के बेसिस के ऊपर, आपका प्लांट साइज़ के बेसिस के ऊपर, आपका साइज़ ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम अंडर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन था ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये प्रोडक्शन फंक्शन से डिराइव हुआ। और अपन सिमिलरली अपन प्रोडक्शन फंक्शन में भी दो प्रकार के लॉस पढ़ने वाले हैं, एक है शॉर्ट रन का लॉ और एक है लॉन्ग रन का लॉ, विच इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये कॉस्ट फंक्शन यही बताता है। कॉस्ट फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू क्या है, कॉस्ट फंक्शन जो है, मैंने लिखा ही नहीं है, कॉस्ट फंक्शन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों, वो भी देख लिया। इनपुट लगेंगे आउटपुट बनाने के लिए, तो इनपुट का खर्चा जो रहेगा वो आउटपुट का खर्चा रहेगा। तो मतलब इन कॉस्ट फंक्शन इज डिराइव फ्रॉम व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। यस, प्रोडक्शन फंक्शन ने अपने को क्या बताया, प्रोडक्शन फंक्शन ने अपने को रिलेशनशिप बताया बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन ने अपने को रिलेशनशिप क्या बताया, कॉस्ट फंक्शन ने रिलेशनशिप बताया जो इनपुट डालोगे उसका कॉस्ट आउटपुट के साथ। ठीक है, यस। तो अभी अपन आ रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के ऊपर, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के ऊपर। कभी तो ये कॉस्ट अपन ने पढ़ा होगा फिक्स्ड कॉस्ट। Fixed cost, it is the cost which does not change MCQ with the level of output। जो कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जीरो रेंट जीरो आउटपुट होने का, समझो ये कोविड का सिनेरियो, कोविड के सिनेरियो में कुछ प्रोडक्शन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, फिर भी मैंने फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा ही जाएगा। क्या वो मेरा फैक्ट्री का रेंट कम करने वाला है? नहीं। तो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट में भी मेरा रेंट 5,000 रुपये था। 20 यूनिट जब बनाए तभी मेरा 5,000, 40 यूनिट जब बनाए तभी भी मेरा 5,000 का था। इसका मतलब अपना जो ये अपन ने ना चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या बताता है? क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। यहाँ पे अपन बताएंगे यूनिट्स। और वाई एक्सिस अपने को प्राइस बताने का, यहाँ अपन बोलेंगे वाई एक्सिस अपने को बताता है कॉस्ट। यस, अपन ने देखा कि यूनिट जो है 0 थे, कॉस्ट कितना था? 5,000 कुछ यहाँ पे था। कॉस्ट कितना था? 5,000। फिर यूनिट्स और बढ़े, कॉस्ट तभी भी 5,000, यूनिट्स और बढ़े, कॉस्ट तभी भी 5,000। तो इसका मतलब ये मेरा क्या बन गया? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये मेरा बन गया फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की तरह। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज लीनियर लाइन। ये अपन ने कर्व से डिराइव किया। ये अपन ने कहाँ से डिराइव किया? कर्व से डिराइव किया। कुछ लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं। कर्व ड्रॉ करने का ये मेरे को समझा कि ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और भी बोल सकते हैं विच
curve is parallel to the unit curve, which curve is parallel to the units curve. Units curve ये x axis होता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसे दिखने में है? दिखने में कैसे है? एकदम सुंदर है, सुंदर नहीं है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी अपना एक एमसीक्यू बनता है। तो आपको एमसीक्यू एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फिक्स कॉस्ट कर्व ध्यान दे दिया तो आपने को समझ गया कि कैसे इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर अपन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट मतलब इट इज़ द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जो चेंज होगा वो कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ाने से इसका कॉस्ट बढ़ाएगा। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी ये बैग्स के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल्स लगते हैं, नीडल्स लगते हैं, लेदर लगता है, क्लॉथ लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैंने अगर 100 यूनिट्स बनाए तो मुझे पर्टिकुलर 100 यूनिट्स का मुझे स्टॉक लगेगा। फिर मैंने 1000 यूनिट्स जब बनाए तो 1000 यूनिट्स के लिए मुझे रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जिसके वजह से रॉ मटेरियल को वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है। तो मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया, रॉ मटेरियल। 0 यूनिट से मैं कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रही तो मुझे कुछ भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगा? 0। 1 यूनिट के बढ़ने से मेरा कॉस्ट बढ़ेगा 10। दूसरे यूनिट के बढ़ने से मुझे और रॉ मटेरियल लगा और 10 रुपीज़ लगाए मैंने 20। थर्ड यूनिट के बढ़ने से मुझे और कॉस्ट बढ़ा, 20 का 30 बना। यस, तो अपन इसका कॉस्ट कर्व डिराइव करते हैं। कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा? इसका कॉस्ट कर्व 0 लेवल ऑफ यूनिट्स पे, 0 यूनिट पे, ये यूनिट है ना, और ये क्या है? कॉस्ट। वो भी कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। 0 यूनिट्स पे 0 कॉस्ट था। 1 यूनिट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ा। दूसरा यूनिट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा। तीसरा यूनिट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा। तो मतलब ये कुछ लाइन ऐसा जा रहा है। इसका मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट, upward sloping curve. Variable cost dash cost is 0 at 0 level of output. Variable cost, yes. Which cost changes with the change in the level of output? Variable cost. सिंपल। एमसीक्यू तो बहुत सारे डिराइव हो सकते हैं, लर्न करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको ये कर्व्स और उसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने 2 कॉस्ट पढ़े, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए क्या मुझे रेंट की ज़रूरत है? हाँ, मतलब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूरत है। क्या मुझे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है? आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स। रेंट के साथ दूसरी भी चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल के साथ दूसरी भी चीज़ें आएंगी। रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, हाँ, रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत है। इसका मतलब मुझे प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़रूरत है और मुझे प्रोडक्शन करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट भी ज़रूरत है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगा? मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल खर्चा बोलूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अपन ने जान लिया कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या था। टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। यस, तो यहाँ पे वही कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का भी देख ही लेते हैं ना। अभी 0 यूनिट्स पे मैंने क्या बोला था? फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ भी करके होने ही वाला है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 0 यूनिट्स पे भी इंकर होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा रेंट 5000 था, तो 5000 ही हुआ यहाँ पे। बट 0 लेवल ऑफ यूनिट्स पे, 0 यूनिट्स पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट कुछ होने वाला है क्या? नहीं, तो वो 0 था। 1 यूनिट बढ़ाया, उससे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाला है क्या? नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट हर एक यूनिट के साथ सेम है। बट मेरा वेरिएबल कॉस्ट देख सकते हैं, पिछला वाला ही एग्जांपल सेम मैंने क्लब कर दिया और उससे आंसर निकाला है 10, फिर 20, फिर 30। 5000 का 5010, 5000 का 5020, 5000 का 5030। ये कहाँ से आया? दिस इज 5000 प्लस 0 बोलूँ तो कितना होता है? 5000 होता है।
फिर 5000 प्लस 10 बोलूँ तो 5010 मतलब ही मैं क्या कर रही, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट विच गिव्स मी व्हाट, टोटल कॉस्ट। तो इसका भी कर्व भी निकाल देते हैं। इसका कर्व कैसे आएगा, this is x-axis, this is y-axis, x-axis denotes what, units, y-axis denotes what, cost। यहाँ पे y-axis अपने को टोटल कॉस्ट बताएगा, टोटल कॉस्ट बताएगा, क्या बताएगा, टोटल कॉस्ट बताएगा। अभी टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए मैं क्या कर रही, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का कर्व भी निकाल रही, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी निकाल रही और फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट कैसा है, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ लीनियर लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यस, फिर उसके बाद फिक्स वेरिएबल कॉस्ट के हर एक यूनिट्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट देखो यहाँ पे 5000 से चालू हो रहा, मतलब यहाँ से चालू हो रहा, फिर 5010 मतलब कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये क्या बन गया मेरा, टोटल कॉस्ट कर्व। ये क्या था मेरा, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। यहाँ से मुझे क्यों समझा, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ से क्यों चल रहा है, क्योंकि ये 5000 जो है, ये 5000 जो है टोटल कॉस्ट 5000 से चल रहा, मतलब टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से चल रहा। यहाँ से अपने को एक एमसीक्यू आ सकता है कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में का डिफरेंस, या फिर बोल सकते टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर। वाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज ऑफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मतलब क्या, ऐसे जा रहे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट लगेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर रहेगा। यस, और हर एक यूनिट के साथ आपको, हर एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट लगने ही वाला है। तो वो मतलब कभी जाके इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, कभी जाके इंटरसेक्ट करेंगे कि ऐसे कभी जाएंगे क्या, यहाँ पे ऐसे मीट होने वाले क्या, वो नहीं। ठीक है। फिर और एक यहाँ पे एक एमसीक्यू आ सकता है, टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। यहाँ से चालू होता है क्या, ज़ीरो से चालू होता है क्या टोटल कॉस्ट, नहीं। टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से चालू होता है, टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से चालू होता है। या फिर ऐसे भी वो लोग पूछ सकते हैं कि टोटल कॉस्ट, व्हाई डज टोटल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट अबव ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम कॉस्ट अबव ज़ीरो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टोटल कॉस्ट में अपन ने बोलेंगे कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जिस्टेंस की वजह से टोटल कॉस्ट हमेशा ऊपर से चालू होगा। तो मैंने ये सारे जो एमसीक्यू जो अभी तक अपन ने पढ़े ना, ये सारे एमसीक्यू मैंने अभी ओरली इसको फॉर्म किए थे। क्यों, किस बेसिस पे, ये ग्राफ के बेसिस पे, ये ग्राफ के बेसिस में मैंने ये सारे एमसीक्यू को फॉर्म किए। ईजी है, तो मतलब मैंने हमेशा बात की कि हर एक ग्राफ जब अपन ग्राफ करेंगे ना, तो ग्राफ से अपने हर एक आंसर का सोल्यूशन निकलता है। डिमांड एंड सप्लाई में भी अपन ने जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस की बात की थी, अरे यार इक्विलिब्रियम प्राइसेस में 6 कंसेप्ट है, तो क्या मैं हर एक कंसेप्ट को ध्यान रखूँ, हर एक कंसेप्ट से मुझे मतलब कंसेप्ट मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ प्राइसेस को मैं ध्यान रखूँ कि कहाँ से प्राइस कहाँ तक जाएगा, कहाँ से प्राइस कहाँ तक आने वाला है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो ये अपना ये भी हो गया है। तो मैंने बात की थी कि बाबा अपन जो कॉस्ट फंक्शन है, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन में 2 प्रकार के लॉस पढ़ने वाले हैं, एक है शॉर्ट रन का लॉ और एक है लॉन्ग रन का लॉ। तो शॉर्ट रन के लॉ में अपन पढ़ेंगे अभी अलग अलग कॉस्ट पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो शेड्यूल है उसमें दिख रहा है क्वांटिटी दिख रही है मुझे, यस क्वांटिटी दिख रही है। फिर मुझे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी दिख रहा है, टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट। एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या, एवरेज प्रोडक्ट इज दी level of output with level of output per unit of what, sorry, per unit of output per unit of what, variable factor। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या, एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के वजह से, कौन सा वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के वजह से कितने से मेरा क्या टोटल प्रोडक्ट चेंज हुआ। फिर मैंने पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट, यस
Variable cost does not change. Total cost is what? Total cost is what? Total cost is variable cost plus fixed cost. Yes. एवरेजेस पढ़ेंगे. एवरेज कैसे निकलता है? जो कुछ भी टोटल है उसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दूँ तो मुझे एवरेज मिलेगा. तो मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्ट. वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्ट. तो मैं अगर बोलती कि मेरा पूरा खर्चा 1 लाख रुपए हुआ और मैंने 1000 यूनिट्स बनाए, 1 लाख रुपए का खर्चा बना और मैंने 1000 यूनिट्स बनाए, तो मैं क्या बोलती? पर यूनिट मेरा खर्चा कितना बना? 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ का मेरा पर यूनिट खर्चा बना. वो क्या कैसे निकाला मैंने? एवरेज बेसिस पे. तो वही यहाँ पे भी है. इसको अपन रफ कर देते हैं. अपने को ये जगह लगने वाली मस्त सी. ठीक है. फिर अपन निकालते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिर एवरेज टोटल कॉस्ट निकलने वाला है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्ट. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट विल बी चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. या फिर मार्जिनल कॉस्ट कैसे भी निकलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट लेस टोटल कॉस्ट टिल n-1th यूनिट. यस. बट यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे ये भी अपने को बाद में समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट से बदलाव हो रही है क्या? नहीं. यहाँ पे तो 100 से 100 to 110. तो ये गलत हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. यहाँ पे जो डिफरेंस इन यूनिट्स है वो 110 है. तो 110 अपने को क्या चाहिए? अगर 210 वाला कॉस्ट चाहिए तो मुझे 209 वाला कॉस्ट पता होना चाहिए था. इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है. चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन व्हाट? टोटल प्रोडक्ट. इसको भी अपन अच्छे से रब कर देते हैं. ठीक है. ये जो पहला क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कहाँ पे पढ़ा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में पढ़ा है. उसको अपन पढ़ने वाले, मैंने बोला था, तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले उसको. आगे अपन क्या पढ़ने वाले? वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? देखो, फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट जो है हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ क्या है? सेम. बोला था. यस, सेम है. एंड सो ऑन. वेरिएबल कॉस्ट हर एक यूनिट के साथ चेंज होगा. 1000 का 2000 बना, फिर 3000 बना, फिर 4000 बना, फिर 5000, फिर 6000, 7000 एंड सो ऑन. टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब टोटल कॉस्ट ये दोनों का कॉस्ट. 1000 प्लस 1000 2000, 1000 प्लस 2000 3000, 3000 प्लस 1000 4000 एंड सो ऑन. एवरेजेस की बात करें, एवरेजेस कैसे निकलने वाले हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 डिवाइडेड बाय माय व्हाट? डिवाइडेड बाय माय टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट मतलब 100. तो 1000 डिवाइड बाय 100 क्या आता है? 10. ये एक मैंने करके बताया. उसी के प्रकार से 1000 डिवाइडेड बाय 210 ये एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. अपन उसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर. फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय टोटल प्रोडक्ट. वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय टोटल प्रोडक्ट विच इज दिस 100, वो 10 आया. वेरिएबल कॉस्ट विच इज 2000 डिवाइडेड बाय माय 210 तो 9.52 एंड सो ऑन. आई विल बी डिवाइडिंग इट, तो मुझे आंसर मिलेगा एवरेज वेरिएबल. देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पे अपन करते बैठेंगे, उससे कुछ लॉजिक नहीं मिलने वाला. एक या दो का कर दिया तो अपने को पूरा समझ में आ जाएगा. फिर एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट उसी की तरह. एवरेज टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय टोटल प्रोडक्ट. समझा? ये जो 2000 है डिवाइडेड बाय माय 100 गिव्स मी 20. 3000 divided by my 210 gives me 14.52 and so on.
अभी अपन आ रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर। मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग था, मैंने बोला टोटल कॉस्ट में चेंज कितना है। टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे 2000 का 3000 बना, तो चेंज कितना हुआ यहाँ पे 1000 का चेंज हुआ। और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, इस लेवल की बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे तो सेम ही रहेगा ना 2000। इस तो अपन कहाँ पे थे कि मार्जिनल कॉस्ट पहला वाला मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो ये 10Q है। अब लगा यार 10Q है, टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो तो 2000 का चेंज है, और ये जो चेंज है दैट इज़ 100। ठीक है, पहले 0 यूनिट्स थे तो मेरा टोटल प्रोडक्ट मेरा था 100 था, मेरा टोटल कॉस्ट कितना था 0। अरे बेवकूफ़, मैंने अभी तो बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा ना, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा, जो कितना रहेगा 1000। तो चेंज कितना हुआ है टोटल कॉस्ट में 1000 का, और टोटल प्रोडक्ट में कितना हुआ है 100 का। तो इससे मुझे क्या मिला, मार्जिनल कॉस्ट 10। तो ये 10 कहाँ से आया वो भी समझा अपने को। फिर उसी की तरह अपन हर एक इसको सॉल्व करते रहेंगे। मेजर मोटिव मेरा यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन सिखाना ये नहीं है, यहाँ पे एनालिसिस क्या है, यहाँ से क्या चीज़ें ड्रॉ होती है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ओवर हियर, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन हटा देते हैं पहले तो। खिचड़ी पिचड़ी बन जाती है वो तो। ठीक है, तो पहले तो अपन यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के एनालिसिस में मैंने बात की थी। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के फर्स्ट 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे 100, 210, 330। सेम एग्जाम्पल फॉर प्रोडक्शन जो था वो भी यहाँ पे है ही है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट को एनालाइज करो, 100 का 110 बढ़ा, फिर 120, फिर कम हो रहा है। तो मैंने यहाँ तक का ही एनालिसिस बोला है, यहाँ तक का ही एनालिसिस बोला। ये जो फर्स्ट 3 है, फर्स्ट 3 को क्या बोला जाएगा, जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसको बोला जाए स्टेज 1, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। फिर उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा था, वो 110 बना, फिर 80 बना, फिर 80 बना, फिर 70, फिर 50, फिर 30, फिर 10, और उसके बाद वो कुछ नेगेटिव भी बना था, कुछ -20 यहाँ पे लिख रही। तो ये 10 तक अपन ने बात की थी। 10 तक कौन सा चलता है, 10 तक होता है सेकेंड स्टेज, विच इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। यस, और फिर नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। फर्स्ट वाले स्टेज में क्या होता है और सेकेंड वाले स्टेज में क्या होता है, थर्ड वाले स्टेज में क्या होता है, इसका रिलेशन अपन पढ़ने वाले हैं विद दिस कॉस्ट, ये कॉस्ट के साथ। ठीक है, अभी अपन कॉस्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। कॉस्ट जो थी वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट स्टेबल थी। वेरिएबल कॉस्ट को भी समझ लिया, टोटल कॉस्ट भी समझ लिया। अभी मुझे समझना है ये मेन 3, ये मेन 4, या फिर बोल सकते हो ये दिस वन एंड दिस वन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट हर एक 4 कॉस्ट जो है इनका अपन कर्व्स भी देखेंगे। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को देखेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1.9, 1.6, 1.4, 1.3, 1.33 एंड 1.31। तो मतलब ये गिरते जा रहा है। इसका मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसे बना, Am I going correct? Yes. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसे बना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कुछ ऐसे बना, गिर रहा है, फिर थोड़ा सा ऐसा, तो गिर ही रहा है वो ऐसे। ये मेरा क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व।
बट क्या ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कभी ज़ीरो बनेगा? नहीं, ज़ीरो कभी मिलने नहीं वाला, ज़ीरो कभी भी होने नहीं वाला। मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट, विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यस, ये बन गया मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड दिस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यस, इट विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यस, उसके बाद एक का तो समझ ले, एक कर्व तो मुझे समझ लिया। फिर सेकंड कर्व के ऊपर आते हैं जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व 10 था, फिर 9.52, फिर 9.09, उसके बाद वापस 9.09 और वो अभी बढ़ने लग गया। वो क्या होने लग गया? 9.09 से 9.61 बना, फिर 10 बना, फिर 10.44, 11.11, 12 एंड 13.15। मतलब एक स्टेज तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ और फिर उसके बाद बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। तो इसका कर्व कैसे आएगा? पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर अपवर्ड स्लोपिंग। इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा, फिर ऐसा। ये बन गया मेरा क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। यस, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट को समझते हैं। 20 था, फिर कम हुआ 14.52, फिर 12.09, फिर 11.36 के बाद 11.53, 11.53। मतलब ये भी कुछ पहले कम होने के बाद बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब टोटल कॉस्ट भी लगभग, टोटल कॉस्ट भी लगभग, एवरेज टोटल कॉस्ट भी लगभग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तो ये चलेगा, ठीक है। वो यहाँ से जाएगा। handwriting is worse and my drawing is worse than that। कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या बन गया मेरा? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। क्यों चेंज हो रहा है ये? क्यों ऐसे कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है? क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट का ही तो आएगा। फिक्स कॉस्ट तो क्या होता है? हमेशा कम होते जाएगा। बट वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ये क्या हो रहा है? ऐसे कम होके फिर बढ़ रहा है। यस यस। फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को देखेंगे तो वो 10 का 9.09 बना, फिर 8.33 बना, फिर ये तो पहले से ही बढ़ने लग गया। 9.09, 12.5, 12.5, 14.28। मतलब ये कैसा है? ये कर्व कैसे बनेगा? ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा गिर के फटक से बढ़ना, थोड़ा सा गिर के फटक से बढ़ना। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इसको बोलेंगे अपन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अभी हर एक कॉस्ट कर्व को एक साथ बनाते हैं, एक साथ बना के देखते हैं कि इसको कैसा ये बनेगा। ठीक है, ये तीनों की तीनों कॉस्ट कर्व्स है, 4 कॉस्ट कर्व है सॉरी अपने। ठीक है, ये 4 कॉस्ट कर्व को अपन कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे। मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे कम होते जाते, कम होते जाते, कम होते जाते, कम हो जाते। दैट इज माय एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा है? थोड़ा सा गिर के फटक से बढ़ रहा है, तो दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और वो नीचे से क्यों चालू किया? क्योंकि हर एक बंदे को देखोगे तो 10 से चालू हो रहा है, ये 20 से है, तो बट मार्जिनल कॉस्ट 10 से चलता है। वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9.52 है, बट ये 9.09 है, वो नीचे है, इसलिए मैंने नीचे लिया इसको। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कुछ ऐसे बना और एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ कुछ ऐसे बना। यस, तो ये मेरा बन गया क्या? कर्व्स। ये मेरे क्या है? टोटल कॉस्ट के कर्व्स। ये एवरेज कॉस्ट के इन टोटलिटी अगर अपन कर्व्स निकालेंगे तो ऐसे निकलते हैं। अभी अपन ने हर एक कॉस्ट को, एक कर्व को तो देख लिया, बट इससे क्या एनालिसिस निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनालिसिस क्या निकलता है वो अपने को अभी देखना है। देखते हैं किधर लिखूं मैं।
दिस विल बी टू साइड। मैं ये कर्व्स को थोड़ा रब कर देती हूँ प्लीज़। आगे काफ़ी स्पेस। अभी ये चीज़ आपको लिखनी है, बट मैं पहले लिखती हूँ, फिर उसके बाद आप लिखो, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे हो रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एनालाइज करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? 10 के बाद 9.5 टू 9.09, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पे बचा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 9.6, 10 है, 10.4, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग गया। पहले वो गिरा, फिर मिनिमम लेवल पे पूरा, फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग गया। यस, इस समय मेरा मार्जिनल कॉस्ट कैसा है? उस मार्जिनल कॉस्ट है, बट इस समय मेरा एवरेज प्रोडक्ट देखो, एग्जैक्टली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट को एनालाइज करो। एवरेज प्रोडक्ट कैसा है? 100, फिर 105, फिर 110, सेम लेवल पे, बराबर सेम लेवल पे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और इस समय एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ रहा था तो अपन ने क्या पढ़ा था? एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ता है तब माई मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन माई एवरेज प्रोडक्ट। यस, तो माई मार्जिनल प्रोडक्ट ओवर ईयर इज मोर देन माई एवरेज प्रोडक्ट। यस, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व गिर रहा था, उसके बाद मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा था और फिर वो मिनिमम लेवल पे पहुंच गया। मिनिमम लेवल दिस 9.09 इज माई मिनिमम लेवल। ये जो 9.09 है तो दिखने कस गया ये तो। ये जो 9.09 है ये मेरा मिनिमम लेवल है। इस मिनिमम लेवल पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट कैसा बन गया? मैक्सिमम। माई एवरेज प्रोडक्ट बिकेम मैक्सिमम। तो मैं एवरेज प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख सकती कि वो क्या बन गया? मैक्सिमम बन गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मिनिमम बना तब मेरा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम बना। हाँ, फिर मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे बढ़ रहा था, तब मेरा एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ? कम होने लग गया। 104 से 100 से 95.7, फिर 90, फिर 76। इसका मतलब जब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, माय एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीज। मैंने यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने यही तो चीज़, और हाँ, एवरेज प्रोडक्ट जब गिर रहा है तब एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन माई मार्जिनल प्रोडक्ट। यस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे है, और ये लॉ शॉर्ट रन का जो कॉस्ट वाला है, शॉर्ट रन वाला कॉस्ट वाला लॉ है। एवरेज प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर वो कम होने लगता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होने लगता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर वो बढ़ने लगता है। मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। प्रोडक्ट बढ़ेगा, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा, फिर वो रिड्यूस होने लगेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, मिनिमम लेवल तक जाएगा और फिर वो बढ़ने लगेगा। यस, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बस लिखा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का भी एनालिसिस करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
और मार्जिनल कॉस्ट। 10 का 9.52 बना, 10 का 9.09 बना, मतलब यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन बाय मार्जिनल कॉस्ट। जब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम था तब माई एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम था, और मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे था, मार्जिनल कॉस्ट कैसे था, इट वॉज इक्वल टू माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 9.09 मिनिमम, उसके एग्जैक्ट लाइन में आप देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट भी कितना है, 9.09, तो मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू माई मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है और मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, बट माई मार्जिनल कॉस्ट 12.75 इज मोर देन माई 9.62, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस, तो यहाँ पे ये चीज़ हर एक बंदे को लिख के लेनी है। क्या लिख के लेना है, पहले प्रोडक्ट से जाएंगे। प्रोडक्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट और कॉस्ट को अपन साइड बाय साइड पढ़ते हैं। पहला स्टेज जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, तब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन माई एवरेज प्रोडक्ट। इस स्टेज पे मेरा कॉस्ट क्या होता है, कम रहता है, कम होता है, कम होता है, और इस स्टेज पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन माई मार्जिनल कॉस्ट। एग्जैक्टली ऑपोजिट। ध्यान नहीं रहता है तो अपन ना वेरिएबल प्रोपोर्शंस को एक बार लर्न कर लिया ना, वेरिएबल प्रोपोर्शंस को एक बार ध्यान दे दिया ना, तो उससे ही मैं कॉस्ट को भी बोल सकती। जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन माई एवरेज प्रोडक्ट, उसको ऑपोजिट करना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन माई मार्जिनल कॉस्ट। यस, फिर उसके बाद जैसे मेरा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, तब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होके मिनिमम लेवल पे। इसका मतलब जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मिनिमम, तो मुझे ध्यान क्या रखना है, वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला लॉ। वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले लॉ को मैंने ध्यान दिया तो मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समझा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मिनिमम बना तब वो मार्जिनल कॉस्ट के जैसा था, इट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी बढ़ने लग रहा है जब मेरा एवरेज प्रोडक्ट कम होने लगा। जब मेरा एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा, माई एवरेज प्रोडक्ट वॉज मोर देन माई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये अपन ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो उसने एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, उसको ऑपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन माई व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को लेके अपन वो ध्यान से पढ़ेंगे तो अपना कॉस्ट का जो लॉ है उसको एग्जैक्ट ऑपोजिट चलेगा। ठीक है, तो ये जितनी मैंने चीज़ें लिखी है इतना आप लिख सकते हैं एक पेज पे। आपके सुंदर अक्षरों में लिखो, मेरे जैसे गंदे अक्षरों में मत लिखना। यस, ओके, लिख लो अच्छे से फटाफट इसको। ठीक है, फिर अपन आते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट पीरियड जो है, शॉर्ट पीरियड को उसने बोला है कि देर इज फिक्स्ड स्केल ऑफ आवर प्लांट, देर विल बी फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में प्लांट की कैपेसिटी को अपन बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं। शॉर्ट पीरियड में इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट था, वेरिएबल इनपुट और वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। लॉन्ग रन में अपन ये कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं ना। शॉर्ट रन में ताबड़तोड़ एक महीने में अगर मेरे को एक नई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं। और लॉन्ग पीरियड में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स आई कैन इंक्रीज माई कैपेसिटी। मैं नए नए मशीन्स को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, उनको सेटअप कर सकती हूँ, उनका मेरा नया प्लांट बनेगा। तो लॉन्ग रन में मेरी कैपेसिटी बढ़ सकती है, बट शॉर्ट रन में मेरी कैपेसिटी कैसी रहती है, फिक्स्ड। ये भी मेरे एमसीक्यू के पॉइंट है यार, प्लीज। उसके बाद लॉन्ग रन कर्व कंसिस्ट और इट एनवेलप्स
Infinite short run average cost curve which are also called as plant curve. मतलब यहाँ पे इतना याद रख लो, इतना. It consists infinite short run average cost curve. तो इसका कर्व कैसे बनता है? इसका कर्व ना यहाँ पे मैंने पहले ड्रॉ क्या किया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया, फिर मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ किया, ठीक है. बट ऐसे ड्राइंग नहीं होती. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मिला के अपन ने क्या बनाते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है. ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, दीज विल बी इनफाइनाइट. बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को आप ले सकते हो. ये कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है प्लांट कर्व. मतलब ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उनको बोला जाता है प्लांट कर्व, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को बोला जाता है प्लानिंग कर्व या फिर एनवलप कर्व. क्या है एनवलप कर्व? क्यों? क्योंकि इट इवॉल्व्स, इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. यस, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व, ये वाली कर्व, इट इज समवॉट टेंजेंट टू द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. नहीं, उल्टा बोला. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये टेंजेंट है ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये वाले कर्व को, ये वाले कर्व को, ये वाले कर्व को. टेंजेंट क्या रहता है? टेंजेंट क्या रहता है? ये सर्कल है. दिख नहीं रहा यार, क्यों नहीं दिख रहा? ये सर्कल है, और ये सर्कल के तरफ से, सर्कल के सरकमफरेंस को टच करके, सर्कल के बॉर्डर को टच करके एक जब लाइन जाती है उसको बोला जाता है टैंजेंट. तो यहाँ पे भी तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये इस सर्कल को, ये इस कर्व को टच कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है टैंजेंट. इसलिए बोला जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टैंजेंट टू द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड एवरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टैंजेंट. यस, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. तो एक पॉइंट आपको क्या लिखना है यहाँ पे? एक पॉइंट आपको ये लिखना है, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि long run average cost curve is tangent to, it is tangent to each short run average cost curve. ये हर एक MCQ को पॉइंट में यहाँ पे लिख के दें. दूसरी चीज, it shows least possible average cost producing a quantity at different level of scale of plant. Scale of plant मतलब production capacity of plant. It shows the least possible average cost producing quantity at different level of scale of plant. ठीक है, ये हर एक कॉम्बिनेशन बताते हैं, मुझे कॉम्बिनेशन बताता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जिससे आपको सबसे कम कॉस्ट लगेगा. और थर्ड चीज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड. इट इज यू शेप्ड. ओके,
तो ये 3 चीज़ें अगर आप लिखोगे तो ये 3 चीज़ें के बेसिस के ऊपर आपको MCQ आने के चांसेस है। यहाँ पे MCQ क्या आ सकता है, ये यहाँ पे MCQ आ सकता है ये जो प्लानिंग कर्व जो अपन ने लिखा है, एनवलप कर्व, प्लानिंग कर्व एंड एनवलप कर्व भी यहाँ पे डाल दो। 4th पॉइंट, प्लानिंग कर्व एंड एनवलप कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व एंड एनवलप कर्व। 5th पॉइंट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कॉम्बिनेशन एक साथ जब आप करते हो तो उसको बोला जाता है प्लांट कर्व। ठीक है, दीज आर द MCQ पॉइंट्स, ये आपको MCQ पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये भी अपन ने खत्म कर दिया, छोटू सा था। ठीक है, फिर अपन आ रहे हैं इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज के ऊपर, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज के ऊपर। लेट्स नॉट मिस एनी पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट के लिए भी। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट ऐड नहीं किया है तो वो भी अपन यहाँ पे तुरंत ऐड कर देंगे। ठीक है, इकोनॉमीज क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जैसा आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाता है। जैसे आप देखोगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े फर्म्स, आप वही बात कर लो एक रिलायंस के फर्म की और एक छोटे लेवल वाले फर्म की, उन दोनों में कॉस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों रिलायंस कम दाम में जियो को प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा था, उसने इतनी अच्छा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या हुआ, कम हुआ। कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, कि जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसा आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होने वाला है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो आउटपुट जब बढ़ेगा ना, तो आउटपुट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को 2 चीज़ें हो सकती है, एक है इकोनॉमीज, दूसरा है डिसइकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब कुछ अच्छी बातें हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अच्छी बातें हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, उनको बोला जाएगा डिसइकोनॉमीज। उनको क्या बोला जाएगा, डिसइकोनॉमीज। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी बातें होने लगती है, एक फर्म को अच्छी बातें होती है, उनको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्म और एक इंडस्ट्री के बीच में का डिफरेंस क्या है, एक फर्म और एक इंडस्ट्री के बीच में का एक डिफरेंस क्या है। इंडस्ट्री की बात करें तो अपन बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फर्म जो होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द यूनिट ऑफ दैट इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अपना टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ये सारे जो फर्म्स है ये क्या है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको बोला जाएगा फर्म्स। और ऑटोमोबाइल को बोला जाएगा इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री इंक्लूड्स दीज वेरियस टाइप ऑफ फर्म्स। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन बढ़ाने से ऑर्गेनाइजेशन को खुद को कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटरनल इकोनॉमीज। उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल इकोनॉमीज। पहला इकोनॉमी जो है दैट इज लेबर इकोनॉमीज। पहला है लेबर इकोनॉमीज। पहला है लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज मतलब क्या, लेबर इकोनॉमीज मतलब क्या कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे आउटपुट बढ़ने वाला है, आउटपुट बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो लेबर्स है, उसके जो वर्कर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी उनको उनका काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके वजह से उनको मतलब वो पर्टिकुलर इंसान उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर वो स्पेशलिस्ट है तो वो उसका काम और अच्छे से कर सकता है। यस, तो यहाँ पे एक चीज़ बन जाती है लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज मतलब क्या, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल सेट अपन लेबर्स को क्या कर देंगे, उनका काम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज मतलब क्या कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
अभी नए नए इक्विपमेंट्स खरीदेंगे तो नए नए इक्विपमेंट्स की वजह से अपना कॉस्ट पर यूनिट, अच्छे नए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने की वजह से अपना क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, तो उसको बोला जाता है टेक्निकल इकोनॉमीज़। या फिर ऐसा भी हो सकता है छोटे लेवल पे काम करने के तो आप लेबर इंटेंसिव जाने के, जिसके वजह से कॉस्ट आपका ज़्यादा था। फिर अभी जब आपने कैपिटल इक्विपमेंट्स खरीदे, नए मशीनरीज खरीदे, तो मशीन की वजह से आपका कॉस्ट कम हुआ, यस, आपका टाइम बचता है, आपको कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो टेक्निकल इकोनॉमीज़ है। तीसरी चीज़ मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजरियल इकोनॉमीज़ मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, अभी उसको लगेगा मैनेजर, स्किल्ड मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन को चला सकेगा, वो बंदा जिसमें इतनी क्षमता है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन को वो बंदा इतनी उसमें क्षमता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकता है। मतलब यहाँ पे अपने स्किल्ड लेबर्स को भी अपने को हायर करना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर्स चलाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ेगा, तो मैनेजरियल इकोनॉमीज़ आएंगे। फिर कमर्शियल इकोनॉमीज़ क्या होता है, कमर्शियल इकोनॉमीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रो करने लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रो करेगा उसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, मतलब उसको रॉ मटेरियल परचेज ज़्यादा करेगा, वो रॉ मटेरियल जैसे वो परचेज ज़्यादा करेगा, मतलब वो जैसे वो बल्क परचेजेस करेगा उसको मिलेगा और वो बन जाएगा सप्लायर का, जहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीदता है, ही इज़ कॉल्ड एज द सप्लायर। वो सप्लायर का वो वैल्यूएबल कस्टमर बनेगा, वैल्यूएबल कस्टमर बनने के वजह से ही विल बी रिसीविंग डिस्काउंट्स, और वैल्यूएबल कस्टमर बनने के वजह से ही विल बी रिसीविंग फ्रिक्वेंट सप्लाई, मतलब सप्लाई में कुछ अड़चन आने वाली क्या, उनको नहीं। तो ये बन गया हमारा कमर्शियल इकोनॉमीज। प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्क परचेजेस करेंगे तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो मतलब यहाँ पे मुझे सामने वाले से सप्लाई, जब भी मुझे चाहिए गुड्स चाहिए वो सामने वाला मुझे सप्लाई करना चालू कर देगा। फिर फाइनेंशियल इकोनॉमीज मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल मार्केट में बढ़ रहा है, जैसे मार्केट में गुडविल बढ़ेगा तो आपको जब पैसे की भी तो ज़रूरत पड़ेगी जो रिसोर्सेज को खरीदने के लिए, तो वो आप जाओगे बैंक के पास, बैंक के पास जाओगे तो बैंक को पता है कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैपेसिटी टू रीपे द लोन, तो लोन भी दे देगी। तो आपको लोन में भी क्या हो जाएगा, मतलब फाइनेंस जो है, पैसा, मनी, वो भी आपको आराम से मिलेगा। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, यहाँ पे हायर द रिस्क, ज़्यादा रिटर्न्स, यही कंसेप्ट चलता है ना। अब रिस्क बढ़ा रहे हो मतलब क्या, यहाँ पे आप प्रोडक्शन बढ़ाने से तो रिस्क तो बढ़ रहा है ना। ऐसा हो सकता है आपका ज़्यादा मार्केट में सेल ना भी हो, बट फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क ज़्यादा टर्म्स में ले रहे हो, तो जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ पढ़ लिए, लेबर इकोनॉमीज़, आप डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल इकोनॉमीज़, नए इक्विपमेंट खरीदोगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, मैनेजरल इकोनॉमीज़, आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है तो आपको नए स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत है, स्किल्ड स्टाफ नहीं बोलेंगे, स्किल्ड मैनेजर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कब अराइज होंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल मतलब क्या, कि इंडस्ट्री के बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन बढ़ा रही है, इंडस्ट्री के ग्रो करने के वजह से उसके जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्री के अंदर के जो फर्म्स हैं उनको कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं, उनको कुछ डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं। एडवांटेजेस जब मिलते हैं इंडस्ट्री के ग्रो करने की वजह से उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, और जब डिसएडवांटेजेस मिलते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। पहला है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में, पहला है टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज़। टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज़ मतलब क्या, यहाँ पे समझो कोई भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप हमेशा देखते होंगे कि BMW और जो मर्सिडीज़, BMW एंड मर्सिडीज़, इनके फीचर्स लगभग एक बंदा अगर BMW ने एक फ़ीचर ला दिया, उसी प्रकार का उसी रिलेशन में दूसरा फीचर मर्सिडीज़ लाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि BMW जो भी फीचर लाता है उसका फीचर क्या मिल जाता है मर्सिडीज़ में, मर्सिडीज़ नया फीचर लाता है तो उसका फीचर BMW में मिल जाता है। मतलब दूसरे फर्म्स के वजह से अभी अपने को भी तो एक ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यस, अपना भी तो ग्रोथ हो रहा है, यस। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो ओप्पो वीवो जो है, या फिर एप्पल का स्मार्टफोन के में जो फीचर्स है ना, वो फीचर्स वो लोग ओप्पो एंड वीवो उनके फ़ोन में ला रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ हो रहा है। वेरी नाइस।
उसके बाद लोकलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ एंसिलरी फर्म्स को पढ़ेंगे। पहले तो ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होता है, एक इंडस्ट्री के सेटअप होने की वजह से, एक इंडस्ट्री के फॉर एग्जांपल बजाज ये फर्म जो है, बजाज बस क्या बनाती है, मशीन बनाती है। बजाज जो अपन एक समझेंगे, बजाज की एक बाइक जो है, बजाज की बाइक का बस जो इंजन रहता है ना, वो बस बजाज मोटर्स बनाता है। उसको छोड़ के हर एक चीज़, उसका सीट कवर के बाद टायर्स, उसका पीछे वाला टायर, उसका आगे वाला टायर, उसके रियर मिरर्स नहीं, उसके जो साइड के मिरर्स जो रहते हैं, उसका लाइट का काम, उसका फिर वो जो लॉक एंड की का काम, फिर उसका फ्यूल के टैंक का काम, हर एक चीज़ का काम किसी और को मिलता है। मिरर्स का काम किसी और को मिल रहा है, टायर्स का काम किसी और को मिल रहा, उसके सीट कवर का काम किसी और को मिल रहा, उसके ऊपर कलर का काम किसी और को मिल रहा। मतलब हर एक काम, एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर फर्म के आने की वजह से दूसरे फर्म्स को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, उनका ग्रोथ हो रहा है, तो उसको बोले जाएंगे ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। और एक लोकलाइजेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में जब फैक्ट्री सेटअप हो जाती है, वहाँ पे आएंगे लोग काम करने के लिए, वहाँ पे लोग अभी घर खरीदने चालू हो जाएंगे, वहाँ पे लोग ज़मीन खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या है, उनका रोज़गार वहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होगा ना, तो उसको बोला जाएगा लोकलाइजेशन। एंसिलरी इंडस्ट्रीज, लोकलाइजेशन। फिर इंफॉर्मेशन, जो मैंने बात किया था, एप्पल जो फीचर लाता है, वो फीचर दूसरे वीवो एंड आईफोन लाता है। उसी के प्रकार इंडस्ट्रीज में जो फर्म होते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो उनका जो कुछ भी कंक्लूजन निकलता है, वो दूसरे फर्म्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन एक बेनिफिट हो जाता है। जो अभी कोविड के वैक्सीन बने हैं, कोविड के वैक्सीन अभी वो फार्मूला को लेके या फिर वो इन्फॉर्मेशन को देके दूसरे इंडस्ट्रीज भी उनका प्रोडक्शन चालू कर देंगे, दूसरे जो फैक्ट्रीज है वो भी उनका प्रोडक्शन चालू कर देंगे, और चीपर इनपुट्स। ये बन गया एक्सटर्नल इकोनॉमीज। कुछ अच्छी बातें अपने को मिलती है। ठीक है, विजिबल। डिसइकोनॉमीज मतलब क्या, बुरी बातें। प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को खुद को कुछ खराबियाँ हो रही है। पहला खराबी मैनेजरियल डिसइकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के ऊपर क्या आएगा, अभी लोड आने लगेगा, तो इसके वजह से उनका काम ध्यान, मतलब जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो वो पर्टिकुलर बंदा हर जगह पे ध्यान दे सकता था, बट जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, उसका ध्यान अभी बंटवाना, हर जगह पे जाना ईजी रहेगा क्या, नहीं। तो एक उसके लिए एक क्या है, नेगेटिव फैक्ट है, एक डीमेरिट है। फिर टेक्निकल डिसइकोनॉमी, यार जो टेक्नोलॉजी है वो बार बार बदल रही है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे बदल रही है, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ आप एक टेक्नोलॉजी पकड़ गए, थोड़े टाइम में टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिसकी वजह से आप आउटडेटेड होने के चांसेस होते हैं। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से आपको कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना है, तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी मतलब क्या, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा वर्किंग कैपिटल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लगने वाले हैं पैसे, वो जाएंगे बैंक्स के पास, बैंक्स उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देगी। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अभी बर्डन, लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। प्रोडक्शन डिसइकोनॉमी, आपका प्रोडक्शन, आपको दिन में समझो फॉर एग्जांपल, दिन में आपको बस 50 kgs, आप एक कुछ हॉस्टल नहीं बात करेंगे, होटल था, आपको 50 kgs के वेजिटेबल्स लगने के, आपको आज समझो आपको कल एक ऑर्डर मिला ऑफ 30 kg, जिसमें आपको तुरंत 100 kg वेजिटेबल्स का क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। आप जिस बंदे के पास जाने के कि वेजिटेबल्स के लिए, उसको आप फ़ोन करके बोल रहे हो कि यार मेरे को कल सुबह 100 kg ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, बोले यार ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे 100 kg ऑफ वेजिटेबल्स दे यार,
मुझे पॉसिबल नहीं है। आप बोलते यार ये तो मेरा बड़ा ऑर्डर है 50 प्लस 100, 50 तो आपका रेगुलर बेसिस पे था, आपको 150 का सेल करने वाले हो, 150 का सेल आपके लिए बड़ा अमाउंट है, आपको तो ये ऑर्डर कुछ भी करके चाहिए, बट जहाँ से आप सप्लायर से लेने के ना, वो सप्लायर के पास है ही नहीं, तो सप्लायर से आप जब लेने के तब आपको कम दाम में मिलने का, अभी आपको नीड है और नीड के लिए अभी आपको किसी और के पास जाना पड़ रहा है, तो वो बंदा तो आपका प्राइस बढ़ाएगा ना, तो ये बन गया आपका प्रोडक्शन डिसइकोनॉमी। ठीक है, समझ लिया। फिर अपन आते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ के ऊपर। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज की कमतरता है, रिसोर्सेज लगेंगे, तो रिसोर्सेज लगेंगे तो इसका मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे रिसोर्सेज, इनपुट्स क्या हो जाएंगे कम, दाम क्या हो जाएगा बढ़ेगा, हायर फैक्टर कॉस्ट, इसलिए मैंने हायर फैक्टर कॉस्ट भी उसी के बाद ही लग दिया। इनपुट स्कैसिटी ऑफ इनपुट्स की वजह से फैक्टर के प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में 64 GB का डेटा आप स्टोर करते हो, जब आप ऑलमोस्ट अराउंड 64 के पास बन जाते हो ना, जैसे 50, 55, 60, तब आपका फ़ोन स्लो वर्क होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आने लग जाता है। उसी के प्रकार इकोनॉमी में जब इतने लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसके रिसोर्सेज को इतना हेवीली यूज़ करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तो इम्पैक्ट आएगा। हाँ, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। फिर लास्ट एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग कॉस्ट, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको नए नए एम्प्लॉयज़ लगेंगे, नए नए एम्प्लॉयज़ की वजह से उनका कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, उनको क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। ये हो गया अपना डिसइकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर अपन इसको ये जो 10-15 मिनट में मैंने जितना भी बताया है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, वेल एंड गुड। फिर अपन आ रहे हैं इकोनॉमीज़, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ मतलब कुछ अच्छी बातें, मेरिट्स, डिसइकोनॉमीज़ मतलब कुछ बुरी बातें और द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। पहली बात तो जो अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कुछ ऐसा है। ये पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बताता है? ये बताता है कि मेरा कॉस्ट क्या है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये पार्ट अपने को इंडिकेट करता है इकोनॉमीज़, और ये पार्ट जहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पार्ट जहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेट क्या करता है, डिसइकोनॉमी। ठीक है, ये दो चीज़ें समझी। ये वाला कर्व नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, इसके वजह से मतलब ये मेरी इकोनॉमीज़ है। और ये वाला जो कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब ये डिसइकोनॉमीज़ है। कॉस्ट बढ़ रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, डिसइकोनॉमीज़। What is the impact of ये economies and diseconomies on the long run average cost curve? आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा होता है। इकोनॉमीज़ है, इकोनॉमीज़, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1। इकोनॉमीज़ मतलब अभी आपका कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा मतलब आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड। ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे जब आएगा तो अपन उसको बोलेंगे इकोनॉमीज़। और दूसरी चीज़, जब मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का अपवर्ड मतलब वो ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको बोला जाएगा डिसइकोनॉमी। समझा? तो ये इम्पैक्ट है इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर। इसके बाद रेवेन्यू की बात देखोगे तो दो ही पार्ट है। उसके बाद यस MCQs बहुत सारे हैं, MCQs तो भर के। रेवेन्यू, मैंने गुड़ को बनाया मतलब प्रोडक्शन देख लिया, गुड़ का कितना खर्चा हुआ वो भी देख लिया, मतलब यहाँ पे मैंने कॉस्ट भी समझ लिया। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, उसको मार्केट में बेचूंगी, तो मुझे क्या मिलने वाले हैं, पैसे, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू विल बी द टोटल इनकम विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ व्हाट, सेल ऑफ द आउटपुट। पूरे आउटपुट को बेचने की वजह से मुझे जितना रेवेन्यू, जितना पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू,
एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, पर यूनिट के बेसिस के हिसाब से आपको कितना पैसा मिला, पर यूनिट बेसिस के हिसाब से आपको कितना पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू तो हमेशा देखते हैं एक यूनिट के सेल को बढ़ाने की वजह से आपको कितना और पैसा मिला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। यस, तो उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। टोटल रेवेन्यू निकालना है तो व्हाट आई विल बी सेइंग, टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी बेचे, एक क्वांटिटी कीमत थी 500 रुपये, 500, 5000, 50,000 रुपये का मेरा टोटल रेवेन्यू बना। एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, एवरेज रेवेन्यू विल बी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। 5,000 रुपये, मैंने यहाँ पे क्या बात की, 100 रुपये की एक चीज़ है और 500 यूनिट्स मैंने बेचे, तो मेरे को टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 50,000 रुपये। तो एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, 50,000 रुपये डिवाइडेड बाय 100, मतलब पर यूनिट बेसिस के हिसाब से आपको समझ जाएगा कि आपने कितना कमाया। और फिर मार्जिनल रेवेन्यू, एक यूनिट को बढ़ाने की वजह से आपको कितना ज़्यादा रेवेन्यू मिला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू। हमेशा के जैसे TRN लेस TRN माइनस 1, ओके, यस। आगे जाएंगे, AR and MR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन अपन पढ़ने वाले हैं मार्केट के चैप्टर में, मार्केट के चैप्टर में, बट यहाँ पे ध्यान देने के लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज बेसिकली दैट कॉम्पिटिशन जहाँ पे आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, इररिलेवेंट है। प्राइस कांस्टेंट हो सकता है क्या, नहीं, देखोगे उस वाले चैप्टर में आप इंडेप्थ पढ़ोगे तो आपको समझेगा प्राइस कांस्टेंट कभी रहता नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन सप्लाई करता है, ठीक है, तो वो था परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वहाँ पे पढ़ोगे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी थी, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस क्या है, कांस्टेंट, यस। तो उस बेसिस के हिसाब से ये शेड्यूल को समझते हैं। शेड्यूल में बोला गया है कि जब मेरा आउटपुट 1 था, मेरा प्राइस कितना था, प्राइस कांस्टेंट है, क्या बोला, प्राइस कांस्टेंट है, तो प्राइस हमेशा 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ है। टोटल रेवेन्यू इज व्हाट, आउटपुट। आउटपुट मतलब ये मेरा क्या है, क्वांटिटी, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी। दिस इज माय क्वांटिटी, दिस इज माय प्राइस। टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। 1 into 10 gives me 10, 2 into 10 gives me 20, 3 into 10 gives me 30, 4 into 10 gives me 40 and 5 into 10 gives me 50. एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू 10 10 10 10 एंड 10 है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने की वजह से आपको कितना ज़्यादा सेल हुआ, कितना ज़्यादा रेवेन्यू मिला। 10 का 20 हुआ, 10 का 20 हुआ मतलब कितना है, पहले तो आपको 10 होगा ना। 0 यूनिट सेल करने पे 0 का रेवेन्यू, 1 यूनिट सेल करने पे 10 रुपीज़ मिले तो मतलब 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, 10 लेस 0। फिर उसके बाद 20 का 30 हुआ तो आपको 10 वापस मिला। नहीं, यहाँ पे ये इसका ये डिनोट यहाँ पे करता है, 20 का 30 डिनोट कहाँ पे करेगा, यहाँ पे। 30 का 40 डिनोट यहाँ पे करेगा, और 40 का और 50 का डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा प्राइस, मेरा एवरेज रेवेन्यू और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू दोनों भी सेम ही है। प्राइस भी सेम, एवरेज रेवेन्यू सेम और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है, प्राइस सेम, मार्जिनल रेवेन्यू सेम और एवरेज रेवेन्यू भी सेम, जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा, कॉस्ट कर्व विल बी समवॉट अराउंड कॉस्ट कर्व, यार कॉस्ट कर्व क्या बोल रहे, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल कर्व। एवरेज रेवेन्यू 10 रुपये, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो मैं यहाँ पे ये निकाल सकती ऐसे एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्या मेरा प्राइस भी 10 10 10 और 10 ही है, यस, तो जिसकी वजह से मैं बोल सकती एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, माय प्राइस। और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है 10 है 10 है 10 है, क्वांटिटी बढ़ रहा है बट मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज इक्वल टू माय मार्जिनल रेवेन्यू।
तो इसका मतलब इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन माई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू माई मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू माई प्राइस एंड इट इज पैरेलल टू व्हाट, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझा? समझा? इट इज अ लीनियर लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समवॉट अराउंड इट इज फिक्स कॉस्ट के जैसे दिख रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के जैसे दिखता है। यस यस। फिर ये समझा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये शेड्यूल को ध्यान देना है बस। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कांस्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन में। इसके ऊपर बेसिस पे ही शेड्यूल पूरा मेरा क्या बन गया, AR भी, प्राइस भी और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम। उसके बाद अपन आ रहे हैं AR एंड MR अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो कंपटीशन जहाँ पे मेरे प्राइजेस बदलते हैं, ठीक है। आउटपुट प्राइजेस बदल रहे हैं, देखो यहाँ पे प्राइजेस बदल रहे कि नहीं, 10 था, फिर 9 बना, फिर 8 बना, फिर 7 बना, 6 बना। क्यों? प्राइजेस क्यों रिड्यूस हो रहे? क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है, मार्केट में अगर मुझे सेल करना है, ठीक है मेरा, तो मुझे मेरा उसका पर यूनिट प्राइस भी तो कम करना पड़ेगा, तभी लोग आके मेरे गुड्स को खरीदेंगे। तभी अगर मेरे गुड्स को खरीदेंगे मतलब मेरे को अगर मेरा प्राइस कम करना है तभी जाके मेरा आउटपुट बढ़ेगा। दिख रहे हो यहाँ पे 1 का 2, 1 यूनिट से 2 यूनिट को बदलने के लिए, 3 यूनिट तक सेल करने के लिए, 4 यूनिट 5 यूनिट तक सेल करने के लिए मुझे प्राइस कम करना पड़ता है। यस, ये तो लॉजिकल है, तभी जाके तो गुड्स मेरे खरीदेंगे लोग। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस क्या है मेरी? ये। क्वांटिटी मेरी ये। 1 into 10 gives me 10, 2 into 9 gives me 18, 8 3s are 24, yes, 4 7 4s are 28, 6 5s are 30। ये मेरा टोटल रेवेन्यू बना। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज 10 divided by 1 gives me 10, 18 divided by 2 gives me 9, 24 divided by 3 gives me 8, 28 divided by 4 gives me 7 and 30 divided by 5 gives me 6। मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर आते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से आपका कितना सेल बढ़ा। पहले कितना था टोटल रेवेन्यू, कितना चेंज हुआ? पहले 10 का टोटल रेवेन्यू था, फिर तो मतलब यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 बना, फिर वो 18 बना, तब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है? 8। कैसे 8? 18 लेस 10। कैसे 8? 18 लेस 10 गिव्स मी 8। फिर मेरा 24 लेस, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 24 लेस 18 विच गिव्स मी 6, बराबर बराबर। तो इस प्रकार मैंने मेरा मार्जिनल रेवेन्यू निकाला। हाँ, मैंने मार्जिनल रेवेन्यू निकाला। यहाँ पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया तो प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। प्राइस क्या हो रही है? कम। प्राइस इज डिक्रीजिंग, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, एवरेज रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। हाँ, यस। मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है कितना है फर्स्ट यूनिट पे और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है। हाँ, दिस इज एन MCQ पॉइंट। दूसरा, एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है, बट माई मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा परसेंटेज से गिर रहा है। ये 10 का 9 हुआ तो ये 10 का 8 हुआ। यहाँ पे मैं बोल सकती माई एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन माई मार्जिनल रेवेन्यू। यस। उसके बाद और क्या समझ में आ रहा है मेरा? अगर मैं प्राइस को, ठीक है, ये जो प्राइस वाला जो है सेक्शन, ये कॉलम, और एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर करूँ तो मुझे ये समझ में आता है प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू दोनों भी सेम है। प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू दोनों भी सेम है। माई प्राइस इज इक्वल टू माई एवरेज रेवेन्यू। इसको अगर अपन एक्चुअली इक्वेशन फॉर्मेट में भी अगर इसको प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। यस। फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा उसको टिल्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? टोटल रेवेन्यू
डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी RHS में से LHS में जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएंगे, विच इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, मतलब AR इज इक्वल टू प्राइस। मतलब हर समय हर एक मार्केट में मेरा एवरेज रेवेन्यू और मेरा प्राइस दोनों क्या रहने वाला है, सेम। यस। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व कैसे बनेगा, दिस समवॉट लाइक दिस। मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है, मेरा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दोनों भी रिड्यूस कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों भी एक ही पॉइंट पे थे, स्टार्ट में एक ही पॉइंट पे थे, 10 पे थे। एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा है, तो एवरेज रेवेन्यू को पहले ड्रॉ किया मैंने, फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी उसी पॉइंट से चालू होगा और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को वाई मार्जिनल रेवेन्यू कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्यों मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 हो, सेल करके आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो, जो हमेशा हो सकता है। 0 हो सकता है तो वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। यस। तो यहाँ पे अपना ये बन गया मेरा इम्परफेक्ट कंपटीशन का कर्व। ऐसा एवरेज रेवेन्यू ऊपर रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे रहेगा। वाई एवरेज रेवेन्यू और मेरा प्राइस कर्व दोनों सेम होता है, ये भी आपको समझेगा। क्योंकि ये अपन ने इक्वेशन यहाँ पे देख ली, कहाँ से आया ये। अभी अपन ने दोनों मार्केट में से दोनों जो कॉम्पिटिशन है, दोनों कॉम्पिटिशन में मैंने उसके कर्व्स को निकाल लिए। फिर अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्या, नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट MCQs। ये MCQ को समझेंगे तो अपने को समझेगा कि क्या मैंने एक्चुअली ये पूरे चैप्टर को कवर करा कि नहीं करा, ये आपको समझेगा। देखो, डैश कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग ऑप्शंस का कॉस्ट। ऑप्शंस का कॉस्ट मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या, नहीं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इम्प्लिसिट भी बोला जाता है और अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब B and D, both B and C। The additional cost which is incurred to produce additional unit of output, मतलब क्या, additional cost which is incurred to produce additional unit of output, it will be called as what, marginal cost। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट। बट यहाँ पे तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट नहीं दिखता, तो मैं क्या नन कर दूँ, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे देखो, हाँ 0 आउटपुट है, तब मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 5000 रुपीज़ का। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 0 था। टोटल कॉस्ट कितना था, 5000 का। जब मैंने 1 यूनिट से मेरा प्रोडक्शन बढ़ाया तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट उतना ही था, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बन गया, 10 और 5010। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट। पहले वाले इसमें कितना था, 0 लेवल ऑफ आउटपुट। देखो फर्स्ट यूनिट पे अपन देख सकते हैं कितने से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा है। मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपीज़ से बढ़ा है। क्या 10 रुपीज़ मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ। इसका मतलब मुझे ये भी समझता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू माई वेरिएबल कॉस्ट। इस वजह से मैं बोलती कि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेम था। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू माई वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। आप बोलोगे इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। ऐसा है क्या, नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने से एक तो आपको कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं या तो आपको डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मतलब इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स। कंफ्यूजिंग था। एवरेज डैश कॉस्ट एंड आउटपुट हैज इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा है, अब बोले यार एवरेज टोटल कॉस्ट देखोगे तो वो तो कम होता है फिर बढ़ता है, तो मतलब कम तो हो रहा है ना, तो इनवर्स रिलेशनशिप हुआ नहीं, बट वो पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद वो बढ़ भी तो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिमिलरली सेम वे, वो कम हुआ फिर एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो बढ़ा। यस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट एक बार के बाद जो कम होते गया तो हमेशा कम होता है, कभी वो बढ़ेगा क्या, नहीं। जिस वजह से एवरेज फिक्स कॉस्ट का और आउटपुट का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। यस, उसका कर्व कुछ ऐसा है, बाकी सब कर्व्स का कुछ ऐसा कर्व है।
द डैश कर्व विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये ना, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सा कर्व? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। वेरिएबल कॉस्ट है क्या? नहीं। वेरिएबल इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, टोटल कॉस्ट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन। डैश रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप। प्रोडक्शन को रुकने के बाद भी आपका ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। कौन सी ऐसी चीज़ है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा? नहीं होगा। प्रोडक्शन को बंद करने के बाद भी आपका आउटपुट होगा क्या? नहीं। कौन सा, सॉरी, कॉस्ट होगा क्या? नहीं। कौन सा कॉस्ट ऐसा है जीरो पे भी करना पड़ता है, प्रोडक्शन को बंद करने के बाद भी करना पड़ता है? फिक्स्ड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आपको करना पड़ता है, जो आप एक्चुअली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, रिलेट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसेबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट है ना, प्रोडक्शन के रिलेशन में डायरेक्टली आता है। आइडेंटिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग: लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी ऑफ वॉचमैन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो पहला चीज़ लेबर का कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ेगा लेबर का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ये वेरिएबल बन गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको नए मशीनरीज डालने पड़ेंगे, नए मशीनरीज डालने पड़ेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा, तो ये भी वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नए यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब ये भी कॉस्ट आपका क्या है? वेरिएबल, बढ़ेगा ना। फिर है सैलरी ऑफ वॉचमैन, प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या आपका वॉचमैन की सैलरी बढ़ने वाली? नहीं, जिसकी वजह से उसको बोला गया है फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज आर ड्यू टू डैश। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। इंटरनल मतलब क्या? इंटरनल मतलब इट इज़ इन रिलेशन टू द फर्म इटसेल्फ। तो फर्म को इंटरनल इकोनॉमीज कुछ अच्छी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपन चेंजेस इन द फर्म्स लेवल या चेंजेस इन द इंडस्ट्रीज लेवल, नहीं, फर्म लेवल। डैश कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। कौन सा कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा? अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कुछ ऐसे होता है, और मैंने बोला तो कभी ये नहीं करेगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। आपको रेंट का खर्चा हमेशा होने ही वाला है। कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इम्प्लिसिट कॉस्ट, implicit cost, imputed cost, opportunity cost. Yes. Accounting cost equal to dash cost. Accounting cost मतलब क्या? Explicit cost, private cost या private cost नहीं, implicit cost नहीं, explicit cost क्या है? Explicit cost। आगे dash cost must be paid even if the firm's level of output is zero। मैंने बार बार बोला यार, यहाँ पे fixed cost। When the total revenue equals to the economic cost, ये important है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माई इकोनॉमिक कॉस्ट, देन द फर्म विल अर्न। आप बोलोगे यार यहाँ पे तो वो अर्न करेगा जीरो। कॉस्ट इज इक्वल टू माई रेवेन्यू। 100 रुपये का खर्चा किया, 100 रुपये में बेचा, बट ये गलत है। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या चीज़ें आती है? इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और एक है नॉर्मल प्रॉफिट भी तो अपन ने कंसिडर किया था। मतलब अगर मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट और मेरा रेवेन्यू दोनों सेम है तो यहाँ पे फिर भी मैं कुछ प्रॉफिट कमाने वाली हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। TCN लेस TCN माइनस 1 इज व्हाट? इट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा था ना, मतलब इट इज़ यू शेप्ड। यस। When the average cost is equal to marginal cost, then average cost is what? मतलब average cost पहले ऊपर था, वो ऊपर कम हुआ, फिर वो सेकेंड स्टेज एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम बन गए। जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट क्या था? सेम था। यहाँ पे इसका मतलब माई एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? इट इज़ मिनिमम।
जब मेरा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम था, मतलब यहाँ पे वो क्या था, मिनिमम। एज अ रीजन ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का शिफ्ट वेयर, इकोनॉमीज के वजह से मेरा कॉस्ट कम होगा तो मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब नीचे होगा, डाउनवर्ड। राइट लेफ्ट है क्या, नहीं। अपवर्ड क्या, नहीं, डाउनवर्ड। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच अप्लाइज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू माई मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज इक्वल टू माई प्राइस। इसका मतलब सेकंड, फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला हाँ है, बट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इट इज इक्वल टू प्राइस, तो ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप अगर बी ऑप्शन कर दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा। फिर लास्ट एमसीक्यू, द मेन कॉज फॉर द यू शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, क्या है, यस ट्रू, इट इज ट्रू। तो यहाँ पे अपन ने ये चैप्टर को भी इन एंड आउट तो मैंने देखा, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन क्या आपको कुछ बाहर से आया था, जितना अपन ने पढ़ा क्या उतना ही आया, यस। इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज के ऊपर क्या क्वेश्चन आया, नहीं आया कुछ क्वेश्चन, बट इसका मतलब छोड़ के जाना है क्या, नहीं। अगर आया तो ईजी है ना यार, छोड़ के मत जाओ। तो एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लो, रिवाइज करोगे उसके बाद एमसीक्यूज एक बार वापस कर लो। आपको वो लिंक पे सब्सक्राइब करना है, फिर वहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, यस। देन थैंक यू।